हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले हम कौन कौन से फंक्शन देख चुके हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, रैशनल फंक्शन पढ़ चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ चुके हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन जो है ये आपके लिए नए हैं। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे हम। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल फंक्शन को समझेंगे और फिर उसी से रिलेट करके हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक पॉलिनोमियल फंक्शन लेते हैं। हमने लिया यहाँ पर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो अगर x की प्लेस पर आप 1 लेते हैं तो y भी क्या आएगा आपका 1, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू वो भी 1 आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर ये। तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्लियर। अब आप देखें, अगर हम फंक्शन में एक चेंज करें, हम इसकी डिग्री बढ़ा देते हैं। डिग्री अभी 1 थी, अब हमने डिग्री 2 कर दी। तो जैसे ही आप डिग्री 2 करेंगे तो हमारा जो ग्राफ है इसका कुछ इस तरह से बनेगा। तो आप देख रहे हैं जो आपका कर्व है स्टीपर होते जा रहा है। y इक्वल टू एक्स पर यहाँ था और जैसे ही y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ, यानी x की डिग्री एक भी बड़ी है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ, यानी इसमें चेंज आया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेम इसी तरीके से अगर x क्यूब हो जाता है हमारा फंक्शन, y इक्वल टू, अगर हमारा फंक्शन x क्यूब हो जाता है, डिग्री हम 2 से एक और बढ़ा के 3 कर देते हैं, तो आप देखेंगे आपका फंक्शन ऐसे जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, इसके बाद y इक्वल टू अगर फंक्शन की जो डिग्री है वो हम 4 कर देते हैं, तो आपका ये जो ग्राफ है और स्टीपर हो जाएगा। इसके लिए आप देखें तो ये अभी उतना सही तरीके से नहीं बन पा रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ पेपर तो है नहीं है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स की डिग्री 4। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये फंक्शन का ग्राफ है, जैसे जैसे आप x की डिग्री बढ़ाते जा रहे हैं, x की डिग्री 1 से 2 किया, 2 से 3 किया, 3 से 4 किया, तो आपका ये जो फंक्शन है ये और स्टीपर होते जा रहा है। ये जो कर्व है ये और स्टीपर होते जा रहा है, मतलब y के क्लोज आते जा रहा है, y के क्लोज आते जा रहा है। ठीक है, तो अब ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो रहा है। जैसे हमने x की डिग्री 1 रखी, 1 के बाद जैसे 2 करी, तो यहाँ से यहाँ ये ग्रो होते जा रहा है ना। ठीक है, जैसे जैसे स्टीपर होते जा रहा है फंक्शन, तो आपका ग्रो ही हो रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमको यही बोला जा रहा है कि भाई ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है जो इतने फास्ट ग्रो हो रहा है, तो क्या कोई और ऐसा फंक्शन है जो इससे भी ज्यादा फास्ट ग्रो हो सके? तो बिल्कुल हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि इससे भी ज्यादा फास्ट ग्रो हो सकता है, और वो फंक्शन है आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे ही आप सुनते हैं आपके दिमाग में आता है e की पावर x। लेकिन ये आया कैसे, इसको हम समझते हैं। तो बेस इसका होना चाहिए कांस्टेंट, बट बेस को हम b ले लेते हैं। बेस हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो बेस जो भी रहे आपकी कांस्टेंट वैल्यू, और इसकी डिग्री में रहेगा आपका वेरिएबल x। तो इस फंक्शन की अगर हम बात करें, तो जैसे मान लीजिए इसी में हम x की प्लेस पर 0 ले लेते हैं। मान लीजिए हमने x क्या लिया 0, तो x की प्लेस पर 0 लिया, तो 10 की डिग्री 0, मतलब ये क्या आ जाएगा 1, मतलब x 0 रखने पर y कितना आया 1। तो अब आप देख लीजिए कहाँ आ रहा है ये पॉइंट, x 0 y 1, मतलब यहाँ से आप देखें ये कुछ इस तरह से आपका होते हुए जाएगा 10 की डिग्री x का ग्राफ की अगर हम बात करें तो अभी सिर्फ एक ही पॉइंट लिया है, लेकिन 10 की डिग्री x का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा, y इक्वल टू 10 की डिग्री x। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन से भी ज्यादा जो ग्रो हो रहा है वो हो रहा है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जो बेस रहेगा वो कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, और उसकी डिग्री में हमारा एक वेरिएबल x। तो ये इस तरह के जो फंक्शन होते हैं ये होते हैं हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो e की पावर x जो है ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, b की पावर x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 10 की डिग्री में जो x लगा हुआ है ये भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा जरूरी नहीं है कि इसी को हम बोलते हैं ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है।
ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब हम चलते हैं डेफिनेशन पे। आई होप कि इतना समझ में आया होगा आपको कि हमने एक पॉलिनोमियल फंक्शन को रिलेट करके समझा कि पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं आपके फंक्शन का जो कर्व है वो और स्टीपर होते जा रहा है। स्टीपर मतलब कि देखिए यहां से ये इस तरीके से स्टीपर होते जा रहा है और y के पास आते जा रहा है, मतलब ये फास्ट ग्रो हो रहा है, इसकी जो ग्रोथ है वो फास्ट हो रही है। लेकिन फिर दिमाग में ये बात आती है कि क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो इससे भी ज्यादा फास्ट ग्रो हो? तो बिल्कुल हमारे पास फंक्शन है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो इससे भी ज्यादा फास्ट ग्रो होता है। ठीक है, अब आते हैं हम उसकी डेफिनेशन पे। समझ में आपको आ ही गया कि बेस में जो रहेगी कांस्टेंट वैल्यू लेकिन हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं ये होते हैं हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन और इसी के कुछ ऑब्जर्वेशन है जो हमारे काम में आएंगे। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन की। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद पॉजिटिव बेस b इज ग्रेटर देन 1 इज द फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू b की पावर x। तो अभी मैंने आपको वही समझाया था कि जो बेस रहेगा वो हमारा कोई ना कोई नंबर रहेगा, कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। पॉजिटिव b इज ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए जो भी रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये कोई भी नंबर हो सकता है हमारा, और डिग्री में क्या है x। समझ में आ गई इतनी बात? तो ये हमारा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब अभी मैंने आपको समझाया कि 10 की डिग्री x है या e की डिग्री x है, तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, और ये होता है हमारा कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, और ये जो e होता है हमारा, ये भी एक नंबर ही होता है जो कि आपके 2 और 3 के बीच में होता है। 2 और 3 के बीच में इस e की वैल्यू होती है, तो ये भी एक नंबर ही है हमारा, एक पॉजिटिव वैल्यू ही है। ठीक है, तो e यहां पर समझ में आई बात, पॉजिटिव बेस। तो जो बेस है ये पॉजिटिव है, 2 और 3 के बीच में इसकी वैल्यू आती है हमारी। ठीक है, तो ये जो होता है ये हमारा होता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये जो होता है ये होता है हमारा कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके डोमेन और रेंज की। तो यहां पर आप देखें y इक्वल टू बी की पावर x। तो डोमेन मतलब जो वैल्यू हम x की प्लेस पर पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर x की प्लेस पर आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, यहाँ 0 पुटअप करेंगे। ठीक है, 0 पुटअप करेंगे तो b की पावर 0 यानी 1 आ गया। ठीक है, कोई नेगेटिव वैल्यू भी इसमें पुटअप करते हैं, -1 पुटअप करते हैं तो 1/b यानी पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि x की प्लेस पर आप सारे के सारे रियल नंबर रख सकते हैं। मतलब इसका जो डोमेन है, किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब बात करते हैं रेंज की। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि b की पावर x है, अगर x की प्लेस पर आप कोई नेगेटिव वैल्यू भी रख देते हैं, b की पावर -2, तो ये हो जाएगा 1/b²। ये पॉजिटिव हो ही जाएगा किसी ना किसी कंडीशन में। अगर b की जगह कोई नंबर भी ले लेते हैं, मान लीजिए 2 की डिग्री -3 हमने लिया है, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3, ये हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 1/8। समझ में आ गई बात क्लियरली? यानी कि आप x की प्लेस पर ऑल रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर पुटअप कर दो, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, कुछ भी, लेकिन ये आउटपुट में आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर ही देगा, पॉजिटिव रियल नंबर r+। समझ में आ गई बात? तो जो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेंगे, डोमेन रहेगा उनका ऑल रियल नंबर्स, और जो रेंज रहेगी वो रहेगी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ऑल पॉजिटिव रियल नंबर यानी जो भी आपको मिलेगा वो पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेंगे। इनफैक्ट आप देखेंगे आपको 0 भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 1/8 है, 1/8 है, ये 0 के बहुत पास हो जाएगा, लेकिन 0 कभी भी नहीं होगा। तो 0 भी आपको कभी भी नहीं मिलेगा आउटपुट में, 0 के बहुत पास चली जाएगी आपकी वैल्यू 0.0000001, बट 0 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इतनी बात आगे समझ में कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उनका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, और जो रेंज है वो है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कुछ ऑब्जर्वेशंस। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कुछ ऑब्जर्वेशन यानी कुछ फीचर्स हैं वो मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, बुक में दिए हुए हैं, मैं रीड करते जा रही हूँ और उनको समझाते जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमको बोला जा रहा है डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आर, कैपिटल आर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो ये चीज़ तो मैंने आपको डेफिनेशन के साथ ही समझा दी कि जो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उनका जो डोमेन रहेगा वो रहेगा ऑल रियल नंबर, क्योंकि एक्स के प्लेस पर हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं।
ठीक है। तो डोमेन क्या हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ऑल रियल नंबर कैपिटल आर, ठीक है। सेकंड हमको बोला जा रहा है रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये चीज भी हमने समझ ली कि इसकी रेंज क्या होती है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि अगर आप एक्स की प्लेस पर कुछ भी वैल्यू रख दीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, लेकिन जो आउटपुट हमको मिलता है वो सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर ही मिल रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट भी हो गया खत्म। थर्ड है द पॉइंट 0 1 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दिस इज a restatement of the fact that b की पावर 0 इक्वल टू 1 for any real b is greater than 1। इस पॉइंट को समझ लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, द पॉइंट 0 1 is always on the graph of exponential function। थर्ड पॉइंट है, इसको समझना है हमको ये बोला जा रहा है कि जो 0 1 पॉइंट है, ये पॉइंट हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में रहेगा ही रहेगा। कैसे रहेगा, तो हमने एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया, लेट सपोज हम e की पावर x लेते हैं, ठीक है, y इक्वल टू e की पावर x। इसमें हमने x की प्लेस पर 0 पुटअप किया, तो e की पावर 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया 1, क्योंकि किसी भी नंबर या किसी भी चीज की पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ पर आपने देखा हमने x क्या रखा 0, x 0 रखा, तो y क्या मिला 1। e की पावर x देख लो या फिर 10 की पावर x देख लो, यहाँ पर भी देख लो, अगर x की प्लेस पर आप 0 रखते हैं, x की प्लेस पर 0, तो y कितना मिला 1, ठीक। b की पावर x देख लो, हालांकि कुछ अलग नहीं है इनमें, तो x की प्लेस पर अगर आप 0 रखते हो तो ये क्या मिलता है हमको 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से भी हमको जो पॉइंट मिल रहा है x की प्लेस पर 0 तो y की प्लेस पर 1, यहाँ पर भी x की प्लेस पर 0 तो y की प्लेस पर 1, यहाँ पर भी x की प्लेस पर 0 तो y की प्लेस पर 1। मतलब आप इसका ग्राफ बना लो, इसका ग्राफ बना लो, इसका ग्राफ बना लो, लेकिन सभी जगह आप देख रहे हैं ये तीनों की तीनों आप देख रहे हैं, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, ये भी, सभी जगह आपको ये पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा ग्राफ में। तो इस तरह से हमने ग्राफ बनाया, ठीक है। ये पॉइंट आएगा, लेट सपोज कि ये 0 है और ये 1 है, मतलब इससे तो पास होकर जाएगा ही जाएगा हमारा ग्राफ। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप ले लो, वो इस पॉइंट से तो पास होकर जाएगा ही जाएगा, मतलब ये पॉइंट तो ग्राफ में रहेगा ही रहेगा। बस इतनी चीज बोली जा रही है आपके थर्ड पॉइंट में, ठीक है। द पॉइंट 0 1 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। क्लियर, समझ में आ गया होगा कैसे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया तब भी, इसमें लिया तब भी, इसमें लिया तब भी, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में बोला जा रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द ग्राफ राइजेज अबव। तो सीधी सी बात है कि आप जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी कि x की वैल्यूज अगर बढ़ाते हैं तो आपका जो ये फंक्शन है का ग्राफ है ये भी तो बड़ा होगा, राइज होगा। सिंपल सी बात है, तो इसमें कुछ ऐसा समझाने वाली बात है नहीं, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग, वो तो होते ही है भाई, पॉलिनोमियल फंक्शन से ज़्यादा हमारा ये जो ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये ज़्यादा ग्रो करता है, फास्ट ग्रो करता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी इंक्रीज होगा ही होगा, ठीक है। फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, फिफ्थ पॉइंट है ना, फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी क्लोज टू 0। इन अदर वर्ड, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट द ग्राफ अप्रोचेज एक्स एक्सिस बट नेवर मीट्स इट। इसको समझते हैं, ये भी थोड़ी सी समझने लायक बात है। देखो थर्ड पॉइंट तो हमने समझ लिया, अब फोर्थ पॉइंट को समझते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट को समझते हैं। फिफ्थ पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इक्वल टू 10 की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हमको क्या बोला जा रहा है, फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू, यही बोला जा रहा है, फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ x एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी क्लोज टू 0। मतलब अगर x की प्लेस पर हम बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए सबसे पहले तो हम -1 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 और 1/10 हो जाएगा 0.1। क्लियर, ठीक है। अब मान लीजिए और थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं 10 की डिग्री -2, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 की डिग्री 2 यानी कि 1/100 मतलब कि 0.01। ठीक है, ये भी 0 की तरफ जा रही है बट ये 0 नहीं होगी, ठीक है। और लेते हैं 10 की डिग्री, मान लीजिए अपन ने ले लिया यहाँ पर -4, तो ये क्या हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.0001। तो आप देख रहे हैं कि हम डिग्री जैसे यहाँ पर -1 है, फिर -2 है, -4 किया, तो ये
0.000001 भी आ रहा है, लेकिन ये जीरो नहीं है, ठीक है। और जो क्वाड्रेंट की बात हो रही है उसको समझते हैं कि आपका ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। अगर 10 की पावर x का हम ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट से तो जाएगा ही जाएगा 0 1 से, तो इस तरह से जाएगा जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा। और ये है ना आपका जो सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें आ रहा है ये, आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा कभी भी, यानी बहुत क्लोज आ जाएगा, बहुत क्लोज आ जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो यही लाइन इसमें बोली गई है। मैं एक बार और आपको समझाती हूँ क्या बोला जा रहा है। फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख रहे हैं। पहले हमने -1 रखा तो 0.1 आया, फिर -2 रखा तो 0.01 आया, फिर हमने -4 रखा तो आप देख रहे हैं बहुत छोटी वैल्यू है ये भी अपने आप में 0.0001, ये भी बहुत छोटी वैल्यू। और जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे इसको डिग्री को, नेगेटिव वैल्यू -5, -10, -100, -1000, तो आप देखेंगे कि ये बहुत छोटी हो जाएगी लेकिन जीरो नहीं होगी। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी क्लोज टू जीरो। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू रहेगी, आप देखें 10 की पावर -4, ये क्या है 0.001, यही वैल्यू है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ये बहुत क्लोज है जीरो के, लेकिन जीरो नहीं होगी, बहुत क्लोज है जीरो के बट जीरो नहीं होगी। आप देखिए, आप बोल सकते हैं कि ये जीरो है, आप क्लियरली सीधा सीधा नहीं बोल सकते कि दिस इक्वल्स टू जीरो, नहीं, ये है 0.0001 बट जीरो नहीं है, क्लोज टू जीरो है। और आगे क्या बोला जा रहा है क्वाड्रेंट का, वो भी मैं समझा देती हूँ। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट द ग्राफ अप्रोचेज एक्स एक्सिस, जो आपका 10 की पावर x का ग्राफ बन रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है 10 की पावर x का, ये x एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, अप्रोच कर रहा है बट कभी भी टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीधा सीधा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू जीरो आप नहीं बोल सकते, बस आप ये बोल सकते हैं कि ये जो है ये जीरो की तरफ टेंड कर रही है, अप्रोच कर रही है जीरो को। तो यहां पर यही बोला जा रहा है कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को अप्रोच करेगा बट यहाँ पे ये इससे कभी टच नहीं होगा, ये बोला जा रहा है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये थे इसके पांचों पॉइंट, ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्लियर। तो हमने डेफिनेशन देख ली और इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो हमने देख लिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। इसको नोट वैसे करने लायक तो कुछ नहीं है, समझने लायक थी चीज़ें, हमने समझ ली। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारी डेफिनेशन, हमारा जो लॉगरिथम फंक्शन होता है, लॉग फंक्शन जिसको भी हम कहते हैं जनरली, उसकी डेफिनेशन। तो लेट b इज ग्रेटर देन 1, तो जैसा हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखा था कि जो बेस रहेगा हमेशा वो ग्रेटर देन 1 रहेगा, 1 से बड़ा बेस। ठीक है, तो जो बेस है b इज ग्रेटर देन 1, देन वी से लॉगरिथम ऑफ a टू बेस b इज x इफ b की पावर x इक्वल टू a। तो अब इस लाइन को आप समझें, मैं इस लाइन को आपको यहां पर लिखकर बताऊंगी, ध्यान से समझें। लॉगरिथम ऑफ a, लॉगरिथम ऑफ a टू बेस b, बेस यहां लगता है लॉग में, टू बेस b इज का मतलब होता है इक्वल, और यहां आ जाएगा x। समझ में आई बात? लॉगरिथम ऑफ a टू बेस b इज x। ठीक, ये हो गई हमारी log x की लॉगरिथम फंक्शन की डेफिनेशन। लेकिन इसको और अभी अच्छे तरीके से समझेंगे हम, इतना ही बस नहीं कह सकते हम। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। लेकिन क्या बोला जा रहा है, इफ b की पावर x इक्वल टू a, तो इसी से मान लीजिए कि अभी तो हमने क्या करा है, जो डेफिनेशन में लिखा है उससे हमने इसको लिखा, लेकिन अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, b की पावर x इक्वल टू a। अगर इस तरह से हमको दिया जाता है तो हम उसको लॉग में कैसे लिखेंगे? तो जनरली इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए 2 की पावर x या फिर 2 स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 4, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है, इतना पता है। अब इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इस चीज का आप ध्यान दें, समझिए जरा। बेस यहां पर क्या है 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो लॉग किसका? 4 का। ठीक, लॉग ऑफ 4, बेस कितना है आपका 2 इक्वल टू 2। समझ में आई बात? थोड़ी बहुत इसको देखो, आप इसी से देख लो, यहां से देखो, log ऑफ a टू बेस b इज x। इसी तरीके से log 4 टू बेस b इज 2। ठीक, और थोड़ा सा समझते हैं
जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 3 स्क्वायर 9 इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर 9 ही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे log 9, ठीक। तो हमने लिखा log 9, ठीक, log 9 लिख लिया। अब यहाँ पर बेस क्या है, यही तो आपका b है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ा है कि जो बेस होता है यही तो होता है हमारा, ठीक है। तो बेस हमने 3 ले लिया और जो बचा है वो इक्वल टू 2 आ गया। दैट्स इट। समझ में आ गई बात, किस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में था, हमने इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और एक और मैं आपको बता ही देती हूँ कि 5 स्क्वायर इक्वल टू होता है 25, ठीक। तो log 25 बेस क्या है यहाँ पर 5 इक्वल टू 2, ठीक। समझ में आ गई बात। तो बस इतनी सी चीज़ थी। अब यहाँ पर इसके डोमेन रेंज की और बात कर ही लेते हैं, इतना हमने कर ही है। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ हटा रही हूँ। अगर आपको लग रहा है ये तीनों चीज़ें आपको नोट करनी है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए अब मैं हटा रही हूँ। अब हम बात करते हैं डोमेन रेंज की। तो हमको ये चीज़ पता है कि ये जो ए है ये आपकी सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू है। यहीं से देख लीजिए ए क्या है हमारा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो जो वैल्यू हम इसमें डालेंगे वो होता है हमारा डोमेन, तो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। और इससे हमको मिल क्या सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी मिल सकती है, पॉजिटिव भी मिल सकती है, जीरो भी मिल सकता है। तो जो इसकी रेंज रहेगी एक्स है, तो एक्स क्या है, एक्स में कोई भी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, तो ये रहेंगे ऑल रियल नंबर्स। तो जो डोमेन है आपका वो रहेगा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, और जो रेंज रहेगी वो रहेगी आपकी ऑल रियल नंबर्स। किसकी, लॉग की बात कर रहे हैं, है ना। तो हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें हम, तो इसका डोमेन और रेंज ये था ऑल रियल नंबर, और रेंज थी सारे पॉजिटिव रियल नंबर। लेकिन जो आपका लॉगरिथम फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज इसके टोटल उलट है, आप देख पा रहे हैं, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर और ये रियल नंबर। समझ में आ गई बात क्लियरली, क्योंकि यहीं से दिख रहा है ए के अंदर आप सारे के सारे पॉजिटिव नंबर ही रख सकते हैं, क्योंकि ए क्या है हमारा, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। क्लियर, ए क्या है हमारा, पॉजिटिव रियल नंबर। ये डेफिनेशन किसकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से तो मिली है हमको, ठीक है। तो अगर ए हमारा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर है तो यहाँ पर भी ए ऑल पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, और एक्स जो है यहाँ पर सारे के सारे रियल नंबर आप रख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमको जो हमारा लॉग फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज मिल गई। क्लियर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा और हम चेंज कर रहे हैं बुक के हिसाब से। क्या बोला जा रहा है, आपको ये तो समझ में आ गया कि b इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो यहां पर मैं इसको लिख रही हूं, लॉगरिथम फंक्शन इज डिफाइंड बाय लॉग, बेस हमारा क्या रहेगा b, ठीक है ना, बेस क्या रहेगा b, और इस a की प्लेस पर क्या आएंगे हमारे पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, और x की प्लेस पर क्या आएंगे हमारे सारे के सारे रियल नंबर्स, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इसी तरीके से दिया हुआ है, और इसको तरीके से लिख लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा log b बेस पर x इक्वल टू y। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखें तो ये हो जाएगा इफ b की पावर y इक्वल टू x, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं हमारे लॉग फंक्शन को, क्योंकि इसमें जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे हम, यानी जो डोमेन रहेगा, अभी मैंने आपको बताया डोमेन क्या है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो जो हमारा लॉग फंक्शन रहेगा उसमें जो भी वैल्यू हम पुटअप करेंगे वो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, यानी पॉजिटिव रियल नंबर ही पुटअप कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर नहीं पुटअप कर सकते। आउटपुट में ये कोई भी नंबर दे सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर पहले ही समझा दिया था कि जो डोमेन है वो पॉजिटिव रियल नंबर और जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर, ठीक। चलिए, तो अब हम देखेंगे इसके ऑब्जर्वेशन और कुछ फॉर्मूले। तो ऑब्जर्वेशन पे जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ और हम समझ लेते हैं कि हमारा जो बेस है, मैंने अभी आपको बताया कि b इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अगर लॉग की बात करें तो लॉग के लिए अगर जो बेस है b वो अगर 10 होता है, ठीक है, log x बेस 10, तो अगर बेस में 10 है
तो इस तरह के लॉगरिथम फंक्शन को हम कहेंगे कॉमन लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है, जैसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में था। और अगर बेस ई रहता है तो ये होता है हमारा नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन। अब एक चीज, बुक में जनरली आप देखेंगे आपको log x लिखा मिलेगा और इसके बेस में कुछ नहीं लिखा है, तब आप कैसे समझेंगे कि इसका बेस क्या है? तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है log x, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बेस में अगर कुछ भी नहीं लिखा है मतलब बेस e ही है। समझ में आ रही बात? तो अगर बेस में कुछ नहीं लिखा है मतलब ये क्या है, log x है बेस e के साथ। तो ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, या फिर नेचुरल लॉग है यानी कि ln(x), नेचुरल लॉग x। तो आपको यही समझना है कि अगर बेस में कुछ नहीं है तो बेस e है, या फिर ln(x) लिखा है मतलब ये हमारा बेस e वाला log x ही है। 10 में तो क्लियर आपको दिख ही जाएगा कि भाई हाँ बेस 10 है। समझ में आ गई बात इतनी क्लियरली? ठीक है, तो बेस 10 अगर रहता है, b की वैल्यू अगर 10 होती है तो कॉमन लॉगरिथम फंक्शन, और अगर b की वैल्यू e होती है यानी कि log बेस e है तो नेचुरल लॉग फंक्शन। नेचुरल लॉग फंक्शन को ऐसे भी शो करते हैं, ऐसे भी शो करते हैं। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं हम ऑब्जर्वेशन पे, इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी बात करते हैं, लेकिन ये किसके लिए हैं? जो बेस है हमारा वो b इज ग्रेटर देन 1 के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले ऑब्जर्वेशन की। वी कैन नॉट मेक अ मीनिंगफुल डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम ऑफ नॉन पॉजिटिव नंबर एंड हैंस द डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन इज r+। तो मैंने आपको अभी डेफिनेशन के साथ बता दिया कि जो हमारा लॉग फंक्शन है उसका जो डोमेन है वो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर रहेंगे, ठीक है। तो पहली लाइन में यही बोला जा रहा है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, द रेंज ऑफ लॉग फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स होंगे, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो। यानी कि लॉग फंक्शन जो है उसमें हम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर पुट अप करेंगे तो हमको नेगेटिव वैल्यू भी मिल सकती है, पॉजिटिव भी मिल सकती है, जीरो भी मिल सकते हैं, यानी ऑल रियल नंबर आउटपुट में मिल सकते हैं, मतलब रेंज है उसकी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, द पॉइंट 1 0 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन। तो जैसा अभी आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, किसी भी तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, अगर उसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो वो 0,1 ये पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा उस ग्राफ पे। ऐसा ही लॉग फंक्शन के साथ है। थर्ड पॉइंट है ये हमारा कि लॉग फंक्शन किसी भी तरह का फंक्शन हो, आपका बेस उसका कुछ भी हो, किसी भी तरह का फंक्शन हो, लेकिन अगर उसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो वो ये जो पॉइंट है आपका x की प्लेस पर 1 y 0 यानी 1 0 पॉइंट से पास होकर जाएगा ही जाएगा, मतलब ये पॉइंट तो ग्राफ में रहेगा ही रहेगा। ये बात बोली जा रही है। क्यों? क्योंकि आप देखें y इक्वल टू लॉग बेस 10 और यहाँ x है, अगर x की प्लेस पर आप 1 रखते हैं तो log 1 क्या होता है? 0, बेस कुछ भी रहे, ठीक है। तो log 1 0, तो y वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी इसमें ये पॉइंट रहेगा ही रहेगा। अगर log x बेस e की बात करें, इसमें भी अगर आप x की प्लेस पर 1 रख देते हैं तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। अगर तीसरा log बेस 2 है, यहाँ x है, तो यहाँ पर आपने रखा log बेस 2 1, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह का लॉग फंक्शन है, अगर उसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो उस पर ये पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा 1 0। जैसा एक्सपोनेंशियल के लिए 0 1 पे रहता था कि 0 1 पॉइंट तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के किसी भी ग्राफ में रहेगा ही रहेगा, ऐसे ही यहाँ पर 1 0 किसी भी लॉग फंक्शन के ग्राफ में रहेगा ही रहेगा, ठीक। क्लियर? चलो, तो 3 पॉइंट हो गए, 3 बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। लॉग फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, द ग्राफ राइजेज अबव। हाँ, सीधी सी बात है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, आप देख रहे हैं आपका जैसे यहाँ पर है, ये पहला ग्राफ है, ये इंक्रीज हो ही रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये इंक्रीज हो ही रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपका ग्राफ इंक्रीज होगा ही होगा, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फॉर x वेरी नियर टू 0 द वैल्यू ऑफ log x कैन बी मेड लेसर देन एनी गिवन रियल नंबर। इन अदर वर्ड्स, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट द ग्राफ अप्रोचेज y एक्सिस बट नेवर मीट्स इट। अब थोड़ा सा बात समझिएगा, ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, जैसा हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ा था वैसा का वैसे ही एक
एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर भी है कि आप किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करें, मान लीजिए हम log बेस 10 की बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं कि अगर इसका हम बनाते हैं, ठीक है, तो अगर आप x की प्लेस पर क्या बोला जा रहा है, फॉर x वेरी नियर टू 0 द वैल्यू ऑफ log x कैन बी मेड लेसर देन एनी गिवन रियल नंबर। हाँ सही बात है कि अगर x की प्लेस पर हम और छोटी वैल्यू रखते जा रहे हैं, जैसे x की वैल्यू जितनी जितनी छोटी होती जाएगी तो ये जो हमारा ग्राफ है ये भी तो हमारा y की तरफ बढ़ते जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट ही तो आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस तरह से हम ग्राफ बना रहे हैं हमारे log x बेस 10 का, इस तरीके से, तो इससे तो पास होकर जाएगा ही जाएगा 1,0 से। अब इस तरह से ये y की तरफ अप्रोच करेगा, करते जाएगा y की तरफ, ठीक है, और y के पास आते जाएगा, लेकिन कभी भी y को टच नहीं करेगा। यहां पर हमको यही चीज बोली जा रही है। क्लियर, समझ में आ गई बात? चलो तो अब 6th पॉइंट की बात करते हैं। उसके लिए ये फिगर हमको ड्रॉ करना था। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो फिगर है इसमें हमने y इक्वल टू e⁻x को प्लॉट किया और y इक्वल टू log x को प्लॉट किया, और फिर हमने यहाँ पर ये देखा, इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू ऑब्जर्व दैट द टू कर्व्स आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y इक्वल टू x। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं, ये y इक्वल टू x लाइन से अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। आप क्लियरली देखें, y इक्वल टू e⁻x और y इक्वल टू log x। तो इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आपको क्लियरली दिख रहा है कि हाँ भाई ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रिफ्लेक्शन है। y इक्वल टू x से आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। तो ये था हमारा 6th पॉइंट, ठीक है। अब हम आते हैं log की कुछ प्रॉपर्टीज पे, तो इन प्रॉपर्टीज को देखेंगे और अब हम लिखेंगे इसके कुछ फॉर्मूले, ठीक है। तो ये था 6th पॉइंट हमारा हो गया। मैं इसको हटा देती हूँ। तो लॉग फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि ये हर जगह आपके काम में आएंगी, ठीक है। log m इंटू n, अगर यहाँ पर देखिए log m इंटू n है तो इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, ठीक। अब जिस तरीके से ये दोनों मल्टीप्लाई में, अगर मान लीजिए ये डिवाइड में होते हैं m अपॉन n, तो ये क्या हो जाएगा log m माइनस log n, ठीक है। अगर log m की डिग्री n है तो ये हो जाएगा n log m, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। अगर मान लीजिए अगर हमारे पास है log x स्क्वायर तो इसको हम लिख सकते हैं 2 log x, ये जो चीज़ है ये आगे आ जाती है, ठीक, क्लियर। अब नेक्स्ट है log e बेस e, ये होता है हमारा 1, या फिर मान लीजिए log 10 बेस 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको खुद से देख लेना है कि अगर बेस और यहाँ का जो नंबर है ये सेम है तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। अब अगर e की पावर है log 2 बेस e, ध्यान दे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी बेस है किसका, log 2 का। अब log 2 में भी बेस क्या है e, तो यहाँ का बेस और यहाँ का बेस अगर सेम हो जाता है तो ये जो पूरी वैल्यू है, ठीक है, ये जो पूरी वैल्यू है ये हट जाती है और सिर्फ बचता है ये 2 अकेला, इससे ये कैंसिल होके हट जाता है। यहाँ पर भी बेस और यहाँ पर बेस सेम होना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक। तो क्या आ जाएगा 2, ठीक। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन फॉर्मूले के लिए x लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x, ठीक। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बता देती हूँ, 6th log a बेस p। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेस में क्या है p, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बेस हमको सेम बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एक काम करें, देखिए यहाँ पर हमने लिखा log बेस e अपॉन log बेस e। अब देखें आप, ये बेस में है तो इसको डिनोमिनेटर में लिख दो, और ये यहाँ पर है तो इसको इस तरीके से लिख दो। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखो और अच्छे से समझा देती हूँ मैं कि अगर log यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, अब इसमें आपको क्या करना है, सॉल्व करना है या फॉर्मूला लगाना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो बेस हमको e ही चाहिए। उसके लिए आप क्या करें, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि log बेस e अपॉन log बेस e बना लिया। अब ये ऊपर है तो उसको ऊपर रहने दीजिए, ये नीचे है तो उसको यहाँ नीचे रहने दीजिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, ठीक। समझ में आगे बात, इस तरीके से आपको चेंज करना है।
ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी लॉग फंक्शन की, तो इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम फॉर्मूले देख लेते हैं, डेरिवेटिव देख लेते हैं हमारे लॉग फंक्शन का भी और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी, फिर हम करेंगे इस पर एग्जाम्पल। ठीक, तो अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव की और लॉगरिथम फंक्शन के डेरिवेटिव की। तो डेरिवेटिव किस तरीके से लिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स और डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ई की पावर एक्स और लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन अकेला ये तो है नहीं हमारे पास और भी हैं। डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ठीक है, अकेला ये दोनों तो है नहीं ना, इनका भी तो लॉग हमको फाइंड करना पड़ेगा, ये भी तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10 की पावर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले 10 की पावर एक्स एज इट इज और फिर इस 10 का लॉग, तो लॉग 10 बेस ई। समझ में आई बात। और इसका भी ई की पावर एक्स आया कैसे, ऐसे ही तो आया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स है, सबसे पहले ई की पावर एक्स लॉग ई बेस ई। तो जैसा कि अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि अगर यहाँ और यहाँ अगर बेस और ये सेम है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो जब ये 1 हो गया तो ये क्या हो गया, ई की पावर एक्स इंटू 1 मतलब ई की पावर एक्स, दैट्स इट। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, लेकिन ये आया कैसे ये भी हमने देख लिया। और ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव इस तरीके से फाइंड करेंगे, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। 10 की पावर एक्स का डेरिवेटिव 10 की पावर एक्स लॉग 10 बेस ई। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स लॉग ई बेस ई। तो बुक में देखेंगे ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास, लेकिन ए की पावर एक्स 10 की पावर एक्स इस तरीके से आता है, तो कैसे करेंगे, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। चलिए, तो फॉर्मूले आपको समझ में आ गए, प्रॉपर्टीज आपने देख ली। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसके अंदर 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो उसको करेंगे, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो ये जो 2 फॉर्मूले हैं ये और ऐड हो गए हैं आपके साथ, और इसको भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ए क्या हो सकता है हमारा, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, लेकिन ग्रेटर देन 1। ठीक, चलो, सो एग्जाम्पल नंबर 29, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट ये है y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ध्यान से देखें, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पर ध्यान दें, ई की पावर एक्स नहीं है, ई की पावर क्या है, माइनस एक्स है, इसीलिए ध्यान दें। अब आप ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, लेकिन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स भी तो फाइंड करेंगे, लेकिन एक्स क्या है आपका, माइनस एक्स। समझ में आई बात। ठीक है, डेरिवेटिव जब भी मैंने आपको फाइंड करना बताया है तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फाइंड करो और उसका जो भी एक्स है उसका भी डेरिवेटिव हमको दोबारा से फाइंड करना है, यही कहता है हमारा चेन रूल। ठीक है, समझ में आई बात। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, लेकिन एक्स यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक, चलिए, अब ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज और माइनस एक्स का डेरिवेटिव, तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, लेकिन -1 तो बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, y साइन लॉग x, x इज ग्रेटर देन 0, यानी x 0 से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो हमारा लॉग फंक्शन होता है उसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर, राइट। इसीलिए यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0 बोला गया। चलो, अब सबसे पहले d अपॉन डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन लॉग x। तो साइन के लिए ये इसका थीटा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, यही होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स या साइन थीटा का कॉस थीटा। अब जो हमारा एक्स होता है उसका भी तो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स मल्टीप्लाई में लॉग एक्स का डेरिवेटिव अभी हमने फॉर्मूला देखा था जस्ट इसी से थोड़ी देर पहले, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। अब x का भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे क्योंकि पॉजिटिव x है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो ये क्या हो जाएगा, cos log x अपॉन x। तो ये आ गया आपका dy अपॉन dx। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 29 का फर्स्ट हो गया है, सेकंड हो गया है, इसको नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका थर्ड और फोर्थ। तो एग्जाम्पल नंबर 29 का थर्ड, इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ
कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स। तो अब यहाँ पर देखिए, आप चाहे तो उसको टी सपोज करके भी कर सकते हैं कि कॉस इनवर्स टी, तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, फिर टी का भी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ठीक है। या फिर बात वही है कि इसको यू ऑफ एक्स सपोज करो, फिर कॉस इनवर्स टी को वी ऑफ टी सपोज करो और फिर फाइंड करो, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 5.2 के एग्जाम्पल किए थे तब समझा था। तो जैसा आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। बाकी ये जो तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बड़ा ही सिंपल सा है, सीधा सीधा, कि जो भी आपका थीटा है उसका भी करते चलिए। तो कॉस इनवर्स, इसको एक्स सपोज, एक्स ही समझ के चलिए। ये क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्या है आपका ई की पावर एक्स, समझ में आई बात, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर एक्स का भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एक्स जो भी रहे, तो d/dx ऑफ एक्स, इसका ई की पावर एक्स है, ठीक, बस। तो -1/1 माइनस, यहाँ रूट लगा दीजिए, ये जो 2 है डिग्री में और यहाँ x है, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x, ठीक है। और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये क्या हो जाएगा, -e की पावर x अपॉन √1 माइनस e की पावर 2x। तो ये आ गया आपका dy/dx। तो चेन रूल लगाते आना चाहिए। कॉस इनवर्स, ये क्या है इसके लिए x, तो -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x का भी डेरिवेटिव, तो x जो भी है वो कर दिया हमने, ठीक। अब फोर्थ पे आते हैं, d/dx ऑफ y, e की डिग्री में है cos x, तो यहाँ पर सीधा सीधा x नहीं दिया, cos x ही दे दिया। चलो करते हैं। तो अब यहाँ पर d/dx ऑफ e की पावर cos x, ठीक। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, लेकिन x का भी तो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो d/dx ऑफ, बट यहाँ पे x क्या है आपका, cos x, दैट्स इट, ठीक। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, d/dx ऑफ x यहाँ है cos x, ठीक। अब e की डिग्री cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। अब यहाँ क्या है, x है, तो x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1, खत्म। तो ये हो गया माइनस साइन x e की पावर cos x, ये आ गया आपका dy/dx, लीजिए, ठीक। समझ में आ गई बात क्लियरली। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 29, ये थर्ड पार्ट, वो फोर्थ पार्ट। नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही लॉगरिथम फंक्शन, उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये समझ लिए, इन्हीं से रिलेटेड कुछ हमने फॉर्मूले देख लिए, प्रॉपर्टीज जो रहती हैं लॉग की, और फॉर्मूले देख लिए, ठीक है। साथ ही एक एग्जांपल भी कर लिया। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।